हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि आज क्विज का पार्ट नंबर 7 है। अब तक मैंने क्विज का पार्ट 6 तक आपको करा दिया है, आज 7 करा रही हूँ। ये वो क्विज है जिसमें कि आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई जाती है, क्योंकि यहाँ देखने में तो आपको 20 क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये 20 कतई नहीं है। इसे जब आप डिटेल में देखेंगे, बाद में काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कई ज़्यादा, ये तो 50+ है। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स है उसमें क्या होता है कि आप जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे डायरेक्ट नहीं आते, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं रिलेटेड पॉइंट्स लेकर आऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कि आपको सिलेक्शन दिलाया जाए। इस बार आप इस बार ज़रूर सेलेक्ट करें। तो आप भी यदि चाहते हैं कि हमें भी सिलेक्शन लेना है तो आप भी हमसे जुड़िए। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब इसे अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्विज कैसी लगी। और क्योंकि कमेंट करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो कुछ मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स भी रोज़ रहते हैं इसमें, जैसे पोपी नोटियाल हो गए हैं, या चांदनी कुमारी है, या राजा जायसवाल है, तो वो और एक प्रजापति हैं। तो ये सब सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आप लोग पढ़ते हैं, करते हैं, आंसर्स देते हैं, लाइव जुड़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से पढ़ते रहें और भी बच्चे सब जुड़ते रहें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए मैं क्विज 7 स्टार्ट करती हूँ। और आपने अगर क्विज 6 नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे। आप लोग फटाफट आंसर करते रहिएगा और ये जब वीडियो समाप्त होगी तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर्स सही किए हैं। तो इससे एक तरह से आपके बीच जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के बीच एक कंपटीशन भी होगा और हमें भी अच्छा लगेगा जानकर कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए आप कंटिन्यू कीजिए और मैं अब कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है। FAO क्या है, FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसका आंसर फटाफट करेंगे। तो ये जो FAO, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। मैं दूसरे कलर की स्केच ले लेती हूँ। तो FAO का जो फुल फॉर्म है यह है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो FAO का मुख्यालय रोम में है। रोम में FAO का मुख्यालय है। रोम के मुख्यालय जहाँ की इटली में स्थित है इसका मुख्यालय। और इससे बड़ी बात यह है कि ये UNO का अंग है। UNO का अंग का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, ये उसी का एक अंग है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग हैं, मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो FAO का मुख्यालय जो रोम इटली में है और इसका ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का अंग है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि FAO का मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जैसा कि आपको पता है कि 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो WPF को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को मिला है। वो मैं करा चुकी हूँ आपको पहले। उसके बाद देखिए कॉफ़ी उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि कॉफ़ी उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होती है। तो आप बताइए किस राज्य में होती है। ये कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होती है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए सीढ़ीनुमा खेत की ज़रूरत होती है, ढाल वाली खेत, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरत पानी की नहीं होती है। पानी की इतनी ज़रूरत होती है जो उसमें सिर्फ नमी बना सके, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कि कॉफ़ी उत्पादन करने वाला भारत में पहला राज्य तो कर्नाटक हो गया, लेकिन यदि विश्व में पूछा जाए कि सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो ये ब्राज़ील है। विश्व में ब्राज़ील है कॉफ़ी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कंट्री। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कॉफ़ी के बाग को क्या कहते हैं तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। फेजेंडा कॉफ़ी के बाग को कहते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉफ़ी के बाग को फेजेंडा कहते हैं। अब स्वराज पार्टी की स्थापना, आपको पता होगा कि बहुत सारी पार्टियों की स्थापना हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो उस समय एक स्वराज पार्टी भी था। तो इस स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई तो बताइए फटाफट, किसने की। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु चित्तरंजन दास भी कहते हैं, चित्तरंजन दास।
और 1 जनवरी 1923 को प्रयागराज इलाहाबाद, पहले तो चूँकि इलाहाबाद नाम था अब प्रयागराज हो गया, इसीलिए 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। उसके बाद देखते हैं क्षमादान अनुच्छेद। चूँकि आपको पता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत कि कोई भी दोषी जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी करार दे दिया है, उसे फांसी की सजा दे दी है, तो राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा के लिए अपील कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत ही उसे क्षमा कर सकता है, उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए अनुच्छेद 72 के तहत तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन हमारे राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, इन्हें अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति कुछ कामों में, कुछ कार्यों में प्राप्त है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितना अधिकार एक देश में राष्ट्रपति रखता है उतना ही एक राज्य में राज्यपाल के अधिकार होते हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान दिया गया है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आपने हाल ही में निर्भया कांड में देखा होगा कि उनके जो दोषी थे वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की अपील किए थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें मना कर दिया, जिसकी वजह से टाइम भी अधिक लग रहा था उन्हें फांसी की सज़ा देने में। और तभी उनके वकीलों ने कहा कि अब हम राज्यपाल से क्षमा मांगेंगे। तो इस तरह से टाइम उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उन्हें क्षमा नहीं किया और उन्हें आखिरकार फांसी की सज़ा हुई। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। अब देखिए तारापुर परमाणु संयंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। चूँकि परमाणु संयंत्र स्थापित करने का एक उद्देश्य होता है कि परमाणु जो विद्युत होती है उसका अधिक से अधिक उत्पादन करना। इसीलिए यूएसए की सहायता से ये जो परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में तारापुर लगाया गया, ये यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से लगाया गया परमाणु संयंत्र। उसके बाद देखते हैं इसी तरह से इसमें कैगा है जो कर्नाटक में है, और नरौरा है यूपी में है, और भी अप्सरा ट्राम्बे में है। तो इस तरह से मैं एक दिन इस टॉपिक को ही पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, आप आज इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, यानी ऑपरेशन मेघदूत क्या है, क्यों चलाया गया था, कब चलाया गया था, ये आप बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था। तो ये 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। और किसने चलाया, तो भारतीय सेना जो थी उसने सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन जो है जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, और सियाचिन को ही सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वो सियाचिन है। तो 1984 में ही भारतीय सेना ने वहां कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और ये सफल भी हुआ, ये कब्जा भी कर लिया। तो उसी का कोड वर्ड था, ऑपरेशन का कोड वर्ड मेघदूत उसका नाम था। तो इस तरह से सियाचिन ग्लेशियर पर विशेष इसलिए हुआ और इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में होने वाला ये युद्ध था एकमात्र, पहला युद्ध था सियाचिन ग्लेशियर पर होने वाला। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ 2 में क्वेश्चन लेकर आई हूँ, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपको पता है मैं कन्फ्यूजन क्लियर कराती हूँ। तो पुदुचेरी किसका उपनिवेश था, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे आए तो आप बताइए पुदुचेरी किसका उपनिवेश था और गोवा किसका उपनिवेश था। तो पुदुचेरी जो उपनिवेश था वो फ्रांसीसियों का, यानी कि फ्रांस का उपनिवेश था पुदुचेरी। उपनिवेश का मतलब होता है शासन स्थापित करना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, भारत को गुलाम कर दिया था, अपना कब्जा कर लिया था। तो यही उपनिवेश होता है। तो ये जो फ्रांस थे, फ्रांस ने पुदुचेरी जो इलाका है हमारे देश का उस पर अपना कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस ये पुदुचेरी किसका उपनिवेश हो गया, फ्रांस का। और यही क्वेश्चन एक और आता है कि गोवा किसका उपनिवेश था, यानी कि गोवा पर किसने शासन किया। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल ने गोवा पर शासन किया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना। और ये जो पुर्तगाली थे, चूँकि आपको पता है कि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए, यानी कि आप जो देखते हैं कि हमारे भारत की खोज जो वास्को डी गामा ने की वो पुर्तगाली थे, और वो 17 मई 1498 ईस्वी को ही भारत में आ गए थे। वो 1498 ईस्वी को भारत में आए थे, कालीकट बंदरगाह केरल में बता चुकी हूँ। और
चूँकि ये तो 1498 में आए थे और जो ब्रिटिश शासक थे ये तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे भारत में और अपना शासन स्थापित किए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सबसे पहले गोवा में ये पुर्तगाली आए थे भारत में और पुर्तगालियों ने अपना शासन स्थापित किया। और लगभग ये क्या किए कि सबसे लास्ट में यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भी ये नहीं गए। बहुत बाद में लगभग 1961 में जब सारे राज्य अधीन कर लिए गए यानी कि पुर्तगालियों से गोवा के सारे जो भी इलाके थे उसे छीन लिया गया भारतीय शासक द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। उसके बाद भी लगभग ये 1975 के बाद शायद 1987 में ही भारत से गए। तो इस तरह पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। और पुर्तगालियों ने ही भारत को तंबाकू की खेती करना सिखाई यानी कि तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में किसने की? पुर्तगाली ने की और भारत को भी सिखा गए तंबाकू की खेती करना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन आता है आईसीसी का मुख्यालय। तो बताइए आईसीसी का मुख्यालय क्या है और ये आईसीसी क्या है? तो आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये क्रिकेट से जुड़ा है और आप लोग का तो फेवरेट ही होगा क्रिकेट देखना, देखते भी होंगे आप लोग को, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो उतना नहीं आता, मैं नहीं देखती। आईसीसी का मुख्यालय है तो पहले तो इसका देख लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। और यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो आईसीसी के हेड कौन है तो कौन है आप बताइए? मैं बता देती हूँ, ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले जो है ये वर्तमान में आईसीसी के हेड हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और दुबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके हेड जो है वो हैं ग्रेग बर्कले। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षा वर्तमान में किस सूची के अंतर्गत है? मैं आज शिक्षा से 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ। तो आप बताएंगे कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो वर्तमान में है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। और इसके बारे में मैं आपको सूची जब पढ़ाई थी तो उसमें डिटेल में बताई थी कि ये समवर्ती सूची क्या है। तो चूंकि संविधान की अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 जब आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया यानी कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को दी गई, कुछ शक्तियाँ राज्य को दी गई। तो उन दोनों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती यानी 3 सूची के रूप में किया गया उन शक्तियों का बंटवारा। तो ये जो संघ सूची थी इसमें संघ जो है यानी कि हमारी जो यूनियन है, केंद्र सरकार है, सिर्फ वही कानून बनाती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बनाते हैं, राज्य के जो सरकार होते हैं। लेकिन ये समवर्ती सूची जो होती है इस पे दोनों मिल के कानून बनाते हैं यानी कि राज्य भी कानून बनाते हैं और केंद्र भी कानून बनाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची के अंतर्गत है? यानी जो शिक्षा है उस पे केंद्र भी कानून बना सकते हैं और राज्य भी कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची के अधीन है ये। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उसको समझाई हूँ सारी 12 अनुसूचियाँ। अब देखिए वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया था? वुड डिस्पैच के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ध्यान में रखेंगे कि वुड डिस्पैच तो था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल पे आया था। लॉर्ड डलहौजी, चूँकि आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने ही की। तो इसीलिए उसके जस्ट बाद 1 साल बाद 1854 में ही वुड डिस्पैच लाया गया। और इस वुड डिस्पैच को एक अदर नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को। तो अगर आपसे कभी वुड डिस्पैच नहीं पूछकर शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछ लिया जाए तो आप भी ऐसे ही टिक करेंगे। 1854 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। अब एक लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया रेलवे के बारे में, और एक अदर है कि गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध और व्यापगत सिद्धांत ये सब किसने लाया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आप ध्यान में रखेंगे ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। अब देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस वर्ष की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया? चूँकि आपने हाल ही में लेटेस्ट में सुना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। तो ये पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी? किस वर्ष की शिक्षा नीति? तो वो 1986 के अधिनियम के तहत, 1986 के अधिनियम के तहत पहले वाली शिक्षा नीति थी, पुरानी शिक्षा नीति थी।
तो ये किस पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है किसको प्रतिस्थापित किया गया, यानी किसको हटा दिया गया, तो 1986 के अधिनियम को। तो इस अधिनियम को फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो इस अधिनियम को फॉर्मूला था 10+2, यानी कि ये वर्क करता था 10+2 के जो सीक्वेंस होता है उसके आधार पर, यानी कि 10th करने के बाद 12th, इस तरह से। लेकिन अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, तो भी ये क्वेश्चन लेटेस्ट का बहुत ही ये व्यापक तौर पे पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको इसे याद रखना है, 5+3+3+4 के आधार पर ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक और क्वेश्चन आता है कि ये किस समिति के सिफारिश पर बनाई गई, क्योंकि सब चीज़ों के लिए अलग अलग समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अन्य समितियाँ। तो ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे तो दिखाई नहीं देगा। तो ये किस समिति पर है, ये कस्तूरी रंगन समिति, ध्यान से सुनिएगा, ये कस्तूरी रंगन समिति के कस्तूरी रंगन एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति कर लीजिए, उन्हीं के नाम पे ये कस्तूरी रंगन समिति, उन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। तो आप ध्यान में रखेंगे पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। चूँकि आपको पता है कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें बहुत सारे अधिकार भी दिए गए, उसके साथ साथ संविधान संशोधन, मैंने कल बताया था कि अनुच्छेद 368 में कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी उसके जो नियम कानून है उसमें कुछ उलटफेर, उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ जुड़ाव किया जा सकता है। तो इसीलिए जब हमारे देश के लोगों को लगा, हमारी सरकार को लगा कि ये जो मौलिक अधिकार है उसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, यानी मानव को जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, तो उन्हीं में शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार भी दिया गया, शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार भी दिया गया। तो ये किस अनुच्छेद, किस संविधान, ये संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया 86वां संविधान संशोधन। चल नहीं रहा, मैं डालती हूँ। तो ये जो दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में लाया गया था, ये संविधान संशोधन उसी के द्वारा इसको दिया गया। तो देख लीजिए आप यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में नई ये शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। तो ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो ये 21 के 1 में, 21 के 1 या 1 कह लीजिए, इसमें जोड़ा गया। क्योंकि आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार प्राप्त है। निजता का अधिकार का मतलब मानव को अपने निजी जीवन से संबंधित अधिकार प्राप्त है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन भी आता है। तो ये जो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया, तो उसी 21 के ए में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस आते हैं कन्फ्यूजन वाले, 2 कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक तो RTI और RTE, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके अधिनियम भी अलग है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन, यानी कि RTE, तो ये किस अधिनियम के तहत था, तो ये 2009 का एक्ट था, 2009 का एक्ट था। और एक RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये राइट टू एजुकेशन। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचना का अधिकार, तो किस एक्ट के तहत है, तो ये 2005 के एक्ट के तहत है। तो आपको इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, और आगे भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे बताती ही रहूँगी आपको। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्कूलों के ऊपर सोलर संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे इसे। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों के ऊपर सोलर संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है, ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो सके, नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में किया गया। और मध्य प्रदेश में ही आपको अभी हाल ही में पता भी होगा, रीवा सोलर प्लांट जो है 750 मेगावाट का, रीवा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का ये स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक और है क्वेश्चन इसमें कि ये जो कुसुम योजना है, कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो कुसुम योजना का संबंध भी ये सोलर प्लांट से ही है, सोलर संयंत्र से ही है। तो आप कुसुम योजना का संबंध ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए एशिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ लगा है। सोलर वृक्ष का मतलब ये सोलर संयंत्र हो गया, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित, उससे रिलेटेड। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ लगा है, तो ये दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में लगा है। दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, चूँकि दुर्गापुरा में सोलर संयंत्र बहुत 4
हमारे देश में जो है उड़ीसा हो गया, दुर्गापुरा हो गया, भिलाई हो गया, छत्तीसगढ़, ये सभी जो भी है चारों, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं। तो इसमें दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगा है। मैं वो चारों को एक दिन आपको टॉपिक वाइज के तरीके से बता दूंगी। अब देखिए, चूँकि मैं 15 क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन लाती हूँ दिनांक ये दिवस से, क्योंकि हर एग्जाम्स में दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो ये है यूएनओ दिवस। यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं अभी वहाँ आपको बताई थी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी दिवस को क्यों मनाया जाता है, तो उसकी स्थापना को लेकर, उसके जब बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाता है तो उसको लेकर, उसके कारण को लेकर कुछ कुछ इस तरह से मनाया जाता है। तो ये जो यूएनओ दिवस है, ये चूँकि यूएनओ की स्थापना यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ चूँकि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसी के जस्ट बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई। और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम में इस यूएनओ में टोटल 193 देश हैं। 193 देश शामिल है इसमें। और जो सबसे लास्ट देश है यानी कि सबसे 193वां देश जो है वो कौन सा है, तो वो दक्षिणी सूडान है। ये क्वेश्चन अभी चरम सीमा पे है, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं बता दी कि 193वां देश जो है ये दक्षिणी सूडान है। यूएनओ दिवस में ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 5 नवंबर को सुनामी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को सुनामी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सुनामी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है कि सुनामी क्यों आता है, कैसे आता है और हम इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि एक सुनामी जो है ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक बहुत बड़ी आपदा है, जिससे कि जन को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो इसीलिए सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? चूँकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो उसी तरह पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये पुरुष दिवस जो है ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। 29 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस 29 नवंबर को। अब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? चूँकि आपको पता है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के लंबी प्रक्रिया के बाद, लंबी मेहनत के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को, चूँकि लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन जब संविधान बना था तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो इसीलिए 26 नवंबर से ही संविधान दिवस मनाया जाने लगा। और आपको संविधान के बारे में मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगी। अब देखिए, एड्स दिवस। तो एड्स दिवस क्या है? तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एक महामारी के टाइप ले लीजिए आपको, इसीलिए इसकी जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि जो लोगों में एड्स के प्रति जागरूक फैलाया जा सके, जागरूक किया जा सके लोगों को। और जिन लोगों को कि एड्स से मौत हो चुकी है, उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि कर सकते हैं या फिर उनके लिए शोक मनाया जाए। तो इसमें रेड रिबन का यूज भी किया जाता है, उनके लोगों को पहचान के लिए, जागरूकता के लिए, इस तरह से रेड रिबन का यूज। और ये वायरस से होता है, HIV वायरस के कारण ये एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो उस वायरस के कारण, HIV के कारण एड्स होता है। तो इसी से रोकथाम के लिए, इसी की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस हो गए और इसका डिटेल करके 50+ हो गया। आप लोग को आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा इस क्विज में। आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी किए होंगे और आप आगे भी बताइएगा कि आपने कितने सही किए। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मैं लेकर आऊँगी इसी तरह की क्विज, तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। हर दिन देखिए, नोट कीजिए। मैं तो कही थी कि कॉपी बना लीजिए ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले इससे। और यदि क्लियर नहीं दिखता हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा कर देखिए। पहले भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि 480+ कर लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जब भी देखते हैं तो उसमें क्लियर दिखाई नहीं देता। ये एक प्रॉब्लम होती है, ये सबके लिए होती है प्रॉब्लम। तो आप 480 कर लेंगे तो आपको क्लियर भी दिखाई देगी और आपको आई को भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो चलिए, आज के लिए तो ये कुछ हो गया। आप लोग को अच्छा लगेगा तो अब धन्यवाद। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो कल फिर मिलते हैं क्विज नंबर पार्ट 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।